हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज शुरू करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई फिजिकल केमिस्ट्री का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक लास्ट ही चैप्टर बचेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें, जैसा कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की ही बात हम यहाँ करने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम इस चैप्टर में, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बीच में जो प्रोसेस होंगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, नर्नेस्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ, इन सब की बातें हम यहाँ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कन्वर्जन हमारा होता है वो होता है भाई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये एक होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो हैंड टू हैंड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गर्म पानी गर्म चीज़ के हाथ लगाओगे तो क्या करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो एक रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो वही होता है स्पॉन्टेनिटी। मतलब कि जब भी हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएंगे तो हमारा प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब वहाँ हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की नीड नहीं होती, हमें बाहर से कोई भी एनर्जी उसको देनी नहीं पड़ती। लेकिन भाई यहाँ होता है वाइस वर्सा। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहाँ जाएंगे, केमिकल एनर्जी की तरफ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की तरफ जाना कैसा प्रोसेस है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, यहाँ हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है। हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तभी तो क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों रिएक्शंस का, दोनों एनर्जीज का। तो यहाँ भाई हमारी जो सेल्स होती हैं वो दो तरीके से हमने डिवाइड कर रखी है। एक हमने कर रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। दूसरी हमारी होती है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसा प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस। इसको आज हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये कैसा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक सेल की या वोल्टिक सेल की। पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम जो हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, गैल्वेनिक सेल। हम ऐसे ही बोलेंगे गैल्वेनिक सेल में ये होता है, वोल्टिक सेल में ये होता है, गैल्वेनिक सेल में ये प्रोसेस होगी, यहाँ ये प्रोसेस नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ देखो हम क्या पढ़ेंगे, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी से कहाँ पे भाई, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और रिएक्शन कैसी होगी, रिडॉक्स। मतलब वहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन पैरेलल चल रही होंगी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। These are also known as galvanic और वोल्टिक सेल। पूरे चैप्टर में भाई हमें इसी सेल की बात करनी है। हमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक्स लेनी है, दो बीकर हम यहाँ लेंगे, उनके अंदर रॉड्स डालेंगे, फिर वोल्टामीटर लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रिएक्शंस होंगी। पर तो यहाँ अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे कि हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। भाई ये क्या होती है, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है ये, हम यहाँ पे सिंपल सा काम कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहे हैं। अब गैल्वेनिक सेल है,
केमिकल एनर्जी है। तो यहाँ कौन सी वाली केमिकल एनर्जी है भाई, गिव्स फ्री एनर्जी। इस एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल में गिव्स फ्री एनर्जी वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, साथ में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी यहाँ परफॉर्म होती है। आई बात समझ में। अब गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ा है। गिव्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एफ मतलब फराडेस कांस्टेंट, और ई यहाँ पे है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब ये सब टर्म्स क्या होती हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे, पर यहाँ मैं बस ये बता रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, गिव्स फ्री एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बीकर लेते हैं। दोनों बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब हमने डाला, इसमें जिंक रॉड डाला, और इस वाले सोल्यूशन में भाई हमने कॉपर की रॉड डाली। जब हमने जिंक रॉड डाला तो हमने देखा रिएक्शन कुछ और है, और जब हमने कॉपर रॉड डाला तो हमने देखा रिएक्शन कुछ और है। कॉपर रॉड डालने पे क्या हुआ भाई, ये सोल्यूशन में धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो गई। यहाँ से एकदम पतली सी छड़ी बन गई है, बिल्कुल इसका जो रॉड है ना वो ऐसा, अगर हमने रॉड ऐसा लिया था तो भाई ये रॉड ऐसा बन गया, और सारा का सारा कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन में, जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वहाँ जाके इकट्ठा हो गया। इसका मतलब क्या हमने यहाँ पे खुद कुछ किया, नहीं, हमने तो जस्ट रॉड डाली सॉल्यूशन में और स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से यहाँ एक रिएक्शन परफॉर्म हुई और सारा कॉपर इस बीकर में इकट्ठा हुआ। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम हमेशा गिव्स फ्री एनर्जी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो कैसी होगी भाई, हमेशा गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने यहाँ से 2 बात समझी कि जब हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर की रॉड जब हम उसमें डिप करते हैं तो क्या हुआ भाई, सारा जो रॉड है वो सॉल्यूशन में जाके इकट्ठा हो गई, और हमें ये रिएक्शन कैसी मिली, स्पॉन्टेनियस। हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने जिंक का रॉड डाला हुआ था वैसे ही हमने कॉपर का रॉड भी डाला, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सारा कॉपर स्टोर हुआ। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें मिली, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, हमने देखा जहां गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब यहाँ जो रिएक्शन है वो हीट होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, घर में कभी भी चूना पत्थर वाला जो कभी पेंट हुआ करता था बहुत पहले, तो क्या होता था, हमेशा हम जब भी, जैसे मेरे पास कोई बकेट है, बकेट में मैंने चूना पत्थर डाला, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला, उसमें हमने जैसे ही पानी डालते हैं क्या होता है, एकदम हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है, एकदम धुआं निकलती है। तो पहली बात तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और एक केमिकल रिएक्शन भी है। कभी आपने उसको देखा है, कभी भी वो हाथ से उसको मिक्स नहीं करते, हमेशा पेंटर्स जो होते हैं कोई वुडन से उसको मिक्स कर रहे होते हैं। इसका मतलब वहाँ भाई एनर्जी रिलीज होती है, आप जब रिएक्शन करवा रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है वहाँ से। तो आई बात समझ में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होती है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात याद रखनी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे भाई हमने बोला कि हमेशा हमें कैसी रिएक्शंस पढ़नी है, रिडॉक्स, स्पॉन्टेनियस, रिडक्शन। तो रिडॉक्स में क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया और वहाँ से भाई मेरे को Zn+2 आयंस मिले, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और हम इसको चेक कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, बढ़िया सा तरीका। जिसको भी रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है वो यहाँ देखो, जैसे जिंक के ऊपर देखो कितना चार्ज है भैया, 0 इसका चार्ज है। यहाँ पे जिंक के पास क्या है, +2 वैलेंसी है। +2 का मतलब 0 से +2 हुआ, मतलब क्या किया,
गेन किया इसने, इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो जब 0 से प्लस की तरफ जाएगा तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, और अगर प्लस से 0 की तरफ या नेगेटिव की तरफ जाएगा रिएक्शन कैसी होगी, रिडक्शन वाली। रिडक्शन मतलब कम होना, तो इसका मतलब क्या होगा, जहां भी आपको इलेक्ट्रॉन्स कम दिखेंगे मतलब चार्ज वाइज, तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। अब 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 0 से +2, 2 आयंस इसने लॉस करे, ये हुई हमारी कैसी रिएक्शन भाई, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देख लो, SN +2 में है। अब देखो +2 में है, +2 से कहाँ गया, +4 में, इसका मतलब नंबर ऑफ चार्ज तो हमारा यहाँ बढ़ा। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा जब होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले मेरे पास क्या चार्ज था, देखो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो क्या बन गया, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये जो कॉपर सॉलिड बना है इसके पास चार्ज कितना है, 0। जैसे यहाँ पे क्लोरीन पे कितना चार्ज है भाई, 0। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्या बन गया, 2Cl-। अब तुम देखो ना 0 से कहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव की तरफ, तो 0 से नेगेटिव आना भी तो क्या है, रिडक्शन है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पॉजिटिव से चार्ज अगर बढ़ रहा है पॉजिटिव की तरफ तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, और अगर हमारा चार्ज कम हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में कम है और प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में कम है तो रिडक्शन। सिंपल हमें समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे देखनी है और रिडॉक्स रिएक्शन हमें कैसे देखनी है। दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन बन जाएगी रिडॉक्स। अब यहाँ देखो भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode। ये क्या बोल रहा है भाई, जिंक पे तो होगा ऑक्सीडेशन और हमारी किस पे भाई, जो हमारी दूसरी होगी कॉपर वाली पे होगा हमारा रिडक्शन। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में ना इसको बहुत बढ़िया सा एक नाम दे रखा है, रिडॉक्स कपल। क्या नाम दे रखा है, रिडॉक्स कपल। जब ऐसी रिएक्शन दोनों साथ में होती है हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स कपल रिएक्शन। जैसे जब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, ओनली ऑक्सीडेशन, हम क्या बोलेंगे भाई, हाफ सेल रिएक्शन है। जब ओनली रिडक्शन की बात करेंगे मतलब हाफ सेल रिएक्शन है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिडॉक्स कपल रिएक्शन है। आई बात समझ में, इसको हम कैसे बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कब बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन कब बोलेंगे। अब शुरू करते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन भाई कैसे प्रोसीड होती है। हमने यहाँ 2 बीकर लिए, एक बीकर में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाला और जिंक का रॉड डाला, दूसरी में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला और कॉपर का ही रॉड डाला। हमने इन दोनों को भाई यहाँ पे किसी भी वोल्ट मीटर से या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया। तो जब हमने इन दोनों रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया तो हमने क्या देखा, यहाँ से भाई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जिंक के पास क्या है, जिंक +2। ये सॉल्यूशन में क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है, ये कॉपर का रॉड। अब कॉपर के रॉड में इस सॉल्यूशन के अंदर अभी अभी हमने क्या देखा, कॉपर पूरा नीचे इकट्ठा होकर आ रहा है, मतलब +2 चार्ज इसके पास है। जिंक के पास क्या है भाई, यहाँ पे Zn+2 आयंस है, और यहाँ पे क्या भी है, SO4-2 भी है, और यहाँ भी क्या है, SO4-2 भी है। तो हमने क्या देखा भाई, जिंक +2 आयंस इस सॉल्यूशन से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ से प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब अगर यहाँ से Zn+2 के आयंस कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, सल्फेट माइनस का आयन। यहाँ पे ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है। पर तुम एक बात सोचो, जैसे अगर मेरे पास ये बीकर है ना, यहाँ पे एक बीकर है, उसमें क्या है, रोड्स पड़ी है एक जिंक की, और ये दूसरा बीकर है जिसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यहाँ पे SO4-2 है और यहाँ पे Zn+2 है।
अब कोई बात नहीं, करंट यहाँ से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, पर एक टाइम पे जाके जिंक और सल्फेट की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक खत्म, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन इसकी खत्म हो जाएगी। मतलब इसका क्या होगा भाई, एक टाइम पे ये रिएक्शन काम करना बंद कर देनी चाहिए। पर क्या ऐसा होता है, मान लो तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे हो, अचानक से तुम्हारे क्या हुआ भाई, जिंक सल्फेट का जो भी वहाँ रिएक्शन होती है, लेड स्टोरेज बैटरी है, जो भी तुम्हारा काम हो रहा है, तुम गाने सुन रहे हो और अचानक से क्या हुआ भाई, गाने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेडफोन की बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज या ख़त्म हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ख़त्म हो गई, चार्ज फ्लो ऑफ आयंस बंद हो गया। तो इस फ्लो ऑफ आयंस को बंद नहीं होने के लिए, कंटिन्यूसली प्रोसेस होने के लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है भाई, ये बढ़िया सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली, अगर अगर का सोल्यूशन डाला, KCl4 या KNO3 जैसे हमने सोल्यूशन इसके अंदर भर लिए। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज वाला जो आयन अगर मुझे मिलेगा तो क्या होगा, जैसे मैंने इसमें डाल दिया KCl, K प्लस और Cl माइनस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का फ्लो एक बार को मान लो कि रुक भी जाता है, तो क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम अपने आयंस देना शुरू कर देगा। इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो है किसकी वजह से हो रही होगी, इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम किया, सॉल्ट ब्रिज ने यहाँ पे पहला काम तो ये किया कि इस सेल को कंटिन्यूसली काम करने में हेल्प की। दूसरा काम किया, यहाँ पे इनकी जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन किया। तीसरा, हमने इसमें क्या डाला है, अगर अगर का सोल्यूशन डाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज ऑफ आयंस हमेशा बैलेंस रहेगा। अब इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, हम दो बैटरीज लेते हैं, दोनों बैटरीज के अंदर सोल्यूशन डालते हैं, एक में जिंक सल्फेट का, एक में कॉपर सल्फेट का। यहाँ से जिंक के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इधर कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट वाले आयंस हैं उनसे जाके कनेक्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने जो ये वोल्ट मीटर लगाया, ये जो वोल्टामीटर हमने लगाया, इसमें होता है इसके निडल में डिफ्लेक्शन, और इस निडल के डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चल जाता है यहाँ क्या हुआ है, करंट का फ्लो हुआ है। इस करंट के फ्लो को कंटिन्यूसली काम करने के लिए, ताकि करंट का फ्लो रुके नहीं, हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने अगर अगर का सोल्यूशन लिया, साथ में कोई भी KCl, KNO3 जैसा कोई भी आयन डाला, जिससे हमारे न्यूट्रलिटी बैलेंस रही। अब यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट क्या कर रहा है भाई, यहाँ से Zn+2 निकल रहा है, मतलब प्लस आयंस निकल रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जिंक +2 आयंस निकल रहे हैं और SO4 - 2 आयंस के साथ रिएक्शन हो रही है। जिंक का रॉड था, जिंक से क्या हो रहा है, जिंक +2 आयंस निकल रहे हैं। इसका मतलब अभी अभी हमने देखा 0 से +2 की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे तुम देखो भाई, सल्फेट का सोल्यूशन बन रहा है, किससे बन रहा है, अब तुम देखो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सल्फेट का आयन बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलरेडी सल्फेट का आयन था और इसने रिएक्शन करी Zn के साथ, ZnSO4 का सोल्यूशन बना। मतलब तुम्हारा कॉपर +2 तुम्हारे पास था और अब क्या बन गया, कॉपर रह गया ओनली सोल्यूशन में। तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन से Zn+2 आयंस हमें मिल रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिल रहे हैं, कॉपर के आयंस। इसका मतलब कॉपर +2 से कॉपर मिल रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे Zn से Zn+2 के आयन हमें मिल रहे हैं, तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। यहाँ पे ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स जो है ये जब होगा तब हमारी कंप्लीट रिएक्शन होगी। अब हम इसको याद कैसे रखें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है भाई, एनोड पे होता है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई, LOAN। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा, और ये एक नेगेटिवली चार्ज क्या है, हमारी इलेक्ट्रोड है। तो भाई लिख लो, लोन मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन एनोड।
अब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, और वो कहाँ होगा, राइट साइड। मतलब यहाँ देखो तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है हमारा, एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट साइड क्या हुआ, कैथोड हुआ, रिडक्शन होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज हमारी इलेक्ट्रोड होगी। ये हमने बात करी यहाँ पे इनके दोनों के हाफ सेल रिएक्शन की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हमने इस रिएक्शन के अंदर सॉल्ट ब्रिज जो यूज़ किया है, इस सॉल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन एग्जाम में 3 से 4 बार पूछी गई है। तो हम इस सॉल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन देखते हैं। ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। देखो हमने यहाँ पे कंटेनर ऐसे ऐसे रखे हैं ना, तो इसको हमने उल्टा लगाया है। तो कैसी ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप्ड तो है पर उल्टा है। इसके अंदर जो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, अगार अगार का सोल्यूशन यहाँ यूज करते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन मेन सेल रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इसमें जो भी डाल देना, इससे हमारी सेल रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारे कैटलिस्ट होते हैं, बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन हमारी रिएक्शन पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वो रिएक्टेंट को इफेक्ट करते हैं ना हमारे प्रोडक्ट को। वो क्या करते हैं, जस्ट रिएक्शन का स्पीड बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उनसे ओवरऑल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज भी क्या करता है, ओवरऑल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डू नॉट टेक पार्ट इन द मेन सेल रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, KNO3 NH4NO3। ऐसे सॉल्यूशंस हम इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर डालते हैं जो हमारी इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करते हैं। अगर सॉल्यूशन इज यूज फॉर द मेंटेन इन द आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी को मेंटेन रखने में ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन पढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज का। क्या कर रहा है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। देखो जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन था, यहाँ पे जब हमने ये वोल्टमीटर के साथ इस रिएक्शन को कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई जिंक के पास क्या होगा, एक टाइम पे इसके खत्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट कौन करता है सर्किट को, हमारा सॉल्ट ब्रिज। प्रिवेंशन द डिफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच मेंटेन द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल रहा है यहाँ, डिफ्यूजन या इलेक्ट्रोलाइटिंग की मिक्सिंग को भी क्या करता है भाई, ये ख़त्म करता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली होता रहता है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे वोल्टमीटर लग रहा है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे पॉजिटिव आयन निकलते जा रहे हैं, यहाँ पे इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज़ को कौन ध्यान में रखेगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हेल्प करवाएगा हमारे इस चीज़ को मेंटेन करने में। रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल, और जंक्शन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करेगा। मतलब जितने भी वेरिएट्स हमारे आ रहे होंगे हमारी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के टाइम पे, उस जंक्शन पोटेंशियल को कौन हेल्प करेगा मेंटेन करने में, सॉल्ट ब्रिज। तो भाई इसकी एप्लीकेशन, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सॉल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन ज़रूर से याद करनी है। तो हमने क्या पढ़ लिया, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये देखा कि ये फंक्शन कैसे कर रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल में हमने देखा ये सेल जो है फंक्शन कैसे करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बात अभी हम करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, रिडक्शन के साथ भी और ऑक्सीडेशन के साथ भी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पहले हम बात करते हैं, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब क्या है, हमें टेम्परेचर कैसा लेना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में 298 केल्विन पे, प्रेशर भी कैसा लेना है, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं मतलब 180 है, कंसंट्रेशन भी 1 मोल 1 मोलरिटी में लेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों की हम बात यहाँ करेंगे। अब तुमने देख लिया पोटेंशियल जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन कब बनेगा और रिडक्शन कब बनेगा, इसकी बात करते हैं। सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
टू हाफ सेल, दो हाफ सेल के बीच में जो हमारा सेल पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। अब दो हाफ सेल मतलब एक ऑक्सीडेशन वाली और एक रिडक्शन वाली, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनकी सेल के बीच में उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ई सेल को हमें निकालना है ई कैथोड माइनस ई एनोड से। अब तुम्हें इसको निकालने के लिए एक बढ़िया सी चीज़ याद रखनी है, तुम्हें हमेशा क्या करना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। बात सुनो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने आप तुम्हारे कैथोड एनोड भी बन जाएंगे और अपने आप तुम इसको लिखना सीख जाओगे। कैसे इसको लिखते हैं हम, रिडक्शन को कैथोड पे हो रहा है, एनोड पे जो रिडक्शन हो रहा है उसको। अब इस चीज़ को हमने लर्न करने के लिए कि कब हमें रिडक्शन लिखेंगे, कब ऑक्सीडेशन लिखेंगे, हो सकता है किसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें याद ही नहीं हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हर एक बार हम दोनों का सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अब हम अगर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी हो रही है। जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लेंगे और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ई सेल निकलेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी की एकदम लाइन टू लाइन बात है ये। और तुम्हें पता है एनसीईआरटी है मतलब क्वेश्चन तो यहीं से उठ के पूछता है। जैसे वापस से हमारे पास क्या है, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर तुम्हारा क्या है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा दिया हुआ है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, हैंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे अगर इलेक्ट्रॉन जिंक रोड से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, जिंक रोड कहाँ है, नेगेटिव साइड से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा, कॉपर से जिंक की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जिंक डिजोल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। ये क्या बोल रहा है, जिंक तो डिजोल्व होता है एनोड में और कॉपर डिपोजिट होगा कैथोड पे। ये कब होगा, जब तुम्हारा एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा, तब ऐसा काम होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर तुम्हारा ई एक्सटर्नल किसके बराबर है, 1.1 वोल्ट के बराबर है, तब क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ करंट। देखो तुम्हारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट किधर फ्लो होगा, जितना इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही इधर से आएंगे। तो इसका मतलब जब मेन सेल चेंज होना होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब हमारा ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर होगा। नो केमिकल रिएक्शन अक्यर्स, कोई केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन कोई कैसे होगी। लेकिन अगर क्या होगा, तुम्हारा ई एक्सटर्नल ज़्यादा होगा 1.1 वोल्ट से, तो क्या होगा, सुनो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होंगे, कॉपर से जिंक की तरफ, मतलब करंट कहाँ फ्लो होगा भाई, जिंक से कॉपर की तरफ। जिंक इज डिपोजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। हमने अभी यही बात करी थी कि जिंक डिपोजिट होगा इधर और कॉपर के सोल्यूशन में कॉपर सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब ई एक्सटर्नल हमारा क्या है, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पढ़ते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से ही तुम्हें करंट फ्लो होगा। तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो बड़ा ज़रूरी, और ये क्या होता है, दो के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब मान लो तुम्हें एक सेल का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और एक का नहीं है, तो कैसे निकालोगे। उसके लिए हमने किसी एक को तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, तो हमने हाइड्रोजन सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम बहुत बार शी भी लिखा होता है, क्लियर पेपर में शी लिखा आता है, कोई उसमें बात नहीं है बड़ी। एस का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है भाई ज़ीरो, इसका होता है ज़ीरो। इसका मतलब अगर हमारे पास किसी भी सेल का हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम अगर हमारे पास हाइड्रोजन का ऑप्शन है तो बढ़िया से निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा ज़ीरो और जो बचा हुआ हमारा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोड ई एक्सटर्नल होगा वही हमारा पोटेंशियल उसका निकल जाएगा। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल। देखो ये क्या है, ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रोड है, हमने लगाया है यहाँ पे, इसके अंदर हमने एक हाइड्रोजन की गैस फ्लो करी, यहाँ पे हमने एक रॉड लगाया, एक प्लैटिनम की शीट लगाई, इसको हमने फाइनली एकदम बिल्कुल बहुत पतली शीट मतलब हमने इसकी लगाई और यहाँ पे हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन का एक सोल्यूशन ले लिया और हमने इसमें हाइड्रोजन गैस करवाई स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पास, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और हमारा सोल्यूशन कैसा होगा 1 मोलर। तो हमने क्या देखा, हमारा हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़ीरो आया। इसका मतलब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू हमें मिल गई। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फिक्स वैल्यू क्या है, ज़ीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होता है। मेजरमेंट कैसे करते हैं भाई हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब देखो जैसे मुझे जिंक के साथ इसका मेजरमेंट करना है तो मैंने तुम्हें बताया कि देखो जिंक का काम क्या होता है, जिंक किस साइड है, तुम देखो लेफ्ट साइड है, तो जिंक का काम क्या होगा, जिंक हमेशा 2 आयंस दे रही है, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल हो गई। अब इसके साथ अगर मैं जिंक का रॉड लगा दूं तो जिंक का है ज़ीरो पोटेंशियल, तो इसका मतलब इस सर्किट को कौन कंप्लीट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ज़ीरो सेल पोटेंशियल के साथ कंप्लीट करेगा। तो मुझे इस बार ई सेल कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूँगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मुझे पता है कैथोड पे तो कौन है, मेरी हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये तो हुआ ज़ीरो, और मेरी ई सेल एनोड पे कौन सी है, जिंक वाली, जिसका पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। तो मेरा भाई यहाँ पे ई सेल कितना निकल जाएगा, 0.76 वोल्ट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जिंक के साथ इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके यहाँ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जिंक के साथ बात हुई। अब देखो कॉपर का अगर तुम सेल लोगे तो कॉपर का इधर लग जाएगा और फिर कॉपर का सेल इधर होता है तो हाइड्रोजन का सेल यहाँ लग जाएगा। जैसे मेरे पास ये कॉपर का है तो कॉपर में तुम देखो यहाँ पे तो फिक्स है कॉपर आएगा। अब इसको कंप्लीट कौन करेगा, हाइड्रोजन। जिंक का एनोड पे होगा हमेशा, कॉपर के थर्ड पे होगा, मेंटेन कौन करेगा, हाइड्रोजन। अब हमें वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे देखो अब क्या है, कॉपर, कॉपर का कितना है 0.33 वोल्ट। तो एनोड पे कितना गिवन है, हाइड्रोजन है मतलब ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारा ई सेल कितना निकलेगा, इस बार 0.33 वोल्ट। तो ऐसे हम हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ जिंक का, कॉपर का या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे रहती है, ये ज़ीरो पे फिक्स रहती है। तो इसीलिए हमारे पास इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ हमने निकाली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बीच में कौन है, हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितना है, ज़ीरो। अब इसके ऊपर कुछ है इलेक्ट्रोड्स और इसके नीचे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। शुरू होती है भाई ये लिथियम से। लिथियम के पास सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.04 का। देखो पहली चीज़ तो ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी के बस की बात नहीं है याद करना। सबसे पहली बात जो तुम्हें याद करनी है वो क्या करनी है, हाइड्रोजन कितने पे होता है, ज़ीरो पे होता है। अब तुम सुनो, हाइड्रोजन के नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इन सबको याद करना, वापस बोल रही हूँ, कोई पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, हम ये देखेंगे इस सेल में नीचे नीचे हमारे पास है लिथियम। अब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल तुम देखो कितना है, -3.04। देखो -3.4, और जैसे हम इसमें नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ये सबको रिड्यूस कर देगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
ये सबको रिड्यूस कर देगा। अब ऊपर ही ऊपर देखो इस टेबल में कौन है भाई, एफ, फ्लोरीन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड कौन है, हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो अब इसमें से तुम्हें क्या करना है, सिल्वर, आयरन, यहाँ पे देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मैग्नीज, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो ऊपर आ ही गया। फिर यहाँ पे देखो पीबी, एनआई, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अब कुछ एक का हम क्या करते हैं, बढ़िया सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना, मतलब जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको हम याद करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या काम आती है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट्स तुम्हें कहाँ गिवन है, नीचे गिवन है, इनका मतलब क्या है, नीचे वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जो नीचे आएगा ना वो क्या करेगा, अगले को रिड्यूस करेगा। पहले हम कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हमने बना लिए भाई, यहाँ पे कुछ के रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, MgBeAl। लिक, इनकी ट्रिक बढ़िया है, लिक बाकाना, बाकाना, मगबेल, मगबेल, फिर क्या है, मन, मैग्नीज, जन कर, मंजन कर, क्या कर भाई, मंजन कर, फी, फिर आएगा आयरन, फी। ठीक है, ये हुआ लिकबाकाना, मगबेल, मंजन कर, फी। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया हमारा हाइड्रोजन का सेल। अब देखो भाई, हाइड्रोजन के बाद जितने भी आएंगे तुम्हारे सारे ऑर्नामेंट्स है ना, जितने भी महंगे वाले, तुम ले लो आयरन, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब मरकरी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम आते हैं इसके नीचे। इसका मतलब लिकबाकाना, अब तुमने देखा लिथियम का तो सबसे ऊपर है भाई, सबसे ऊपर। फिर यहाँ पे इनके बाद आता है हमारा क्या, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। फिर हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट में आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और यहाँ पे आएगा आयोडीन। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद नहीं होगी, तुम्हें बस कुछ एलिमेंट्स याद करने हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल लिथियम का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का। अब लिकबाकाना, मगबेल, मंजन, करफी, ये सब क्या है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें काम आएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें सीरीज में ऊपर की तरफ दिख रहा है, वापस सुनो, जो भी तुम्हें सीरीज में ऊपर की तरफ दिख रहा है वो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, पर नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे तुम देखो तुम्हारा जिंक है यहाँ पे, देखो जिंक कहाँ पे है तुम्हारा, जिंक है यहाँ पे। अब तुम इसमें ढूंढो भाई कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। मतलब हाइड्रोजन के नीचे है ना कॉपर, तो तुम्हारा हाइड्रोजन के नीचे है तुम्हारा कॉपर, तो हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे है और इसके नीचे है तुम्हारा कॉपर। मैंने बोला ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, पर नीचे वाले के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर दे। जैसे जिंक और कॉपर में ऊपर कौन है, जिंक, नीचे कौन है, कॉपर। मैं इन दोनों का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल से तुम बहुत फ्रेंडली हो। 10th क्लास में तुमने एक फोटो देखा होगा केमिस्ट्री की बुक में, क्या यहाँ पे एक बीकर होता है और ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जिसमें एक आयरन नेल पड़ी हुई होती है। इस आयरन नेल का जो कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होकर रेडिश में कन्वर्ट होना होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब इस तुम रिएक्शन को करवाते हो ना जिंक सल्फेट के साथ कॉपर की को और कॉपर के साथ जिंक सल्फेट की, तो यहाँ भाई देखो जिंक सल्फेट के साथ जब तुम कॉपर की रिएक्शन करवाते हो
और कॉपर सल्फेट के साथ जब तुम जिंक की रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ भाई एक ही रिएक्शन हो पाती है। अब कौन सी रिएक्शन होगी, ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। ऊपर वाला कौन है, जिंक, ये नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। ऊपर वाला कौन है, जिंक, ये नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। ऊपर वाला है जिंक, नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल कर दिया, ठीक है, बन गया ZnSO4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ऊपर वाला कौन है, जिंक। अब क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, कॉपर तो नीचे है ना, तो क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब जब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉपर सल्फेट का, और उसमें हमने जिंक का कुछ सॉल्यूशन डाल दिया, तो वो तो हमारा रिएक्शन कैसी है, फिजिबल है, पॉसिबल है। लेकिन उसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट ही नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। नीचे वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसकी वजह से वो ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? इसीलिए हमारे जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के क्यों पहनते हैं, ताकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सके। अगर उनका इजीली रिप्लेसमेंट हो जाता तो भाई जो हम गोल्ड पहनते हैं रेगुलर बेसिस पे, तब तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए था धीरे धीरे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारी डेली ऐसी रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं जहां हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई भी है। जैसे मैं तुम्हें बहुत बड़े एग्जाम्पल बताती हूँ, बर्तन साफ करने का जो क्या होता है, हमारा स्टील वाला जूना होता है, सबको पता है क्या होता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म होने शुरू हो जाता है। क्या स्टील के बर्तन कभी ख़त्म होते हैं जूने से रगड़ते रगड़ते? नहीं। क्या तुम्हारा गोल्ड ख़त्म होता है? नहीं। स्टील का जो हमारा जूना हमने यूज़ किया है वो ख़त्म होता है, क्योंकि वहाँ पे है भाई आयरन, और हमारा जो गोल्ड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड को आयरन रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, यहाँ पे गोल्ड तो एज इट इज़ रहता है, पर आयरन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही ये रिएक्शंस है यहाँ पे। तो हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी एलिमेंट्स हमारे ऊपर की तरफ आते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को ईजिली रिप्लेस कर देते हैं। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका है, हाइड्रोजन का। कितना है भाई, 0। अब यहाँ हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एनालिसिस की। देखो, एलिमेंट जो हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन का 0। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे भाई, एनोड की तरफ, क्योंकि लेफ्ट साइड जब ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे तो वही चार्ज होता है नेगेटिव, इसीलिए ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट है। और जो लाई करते हैं बिलो द हाइड्रोजन वो बिहेव करेंगे पॉजिटिव, मतलब हमेशा कैथोड बनेंगे, कैथोड की तरफ होगा रिडक्शन। तो आई बात समझ में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब। पूरी सीरीज़ याद नहीं करनी, जितने मैंने एलिमेंट्स बताए हैं बस उतने मोर दैन सफिशिएंट है, उसके बाहर तुम्हें कोई भी एलिमेंट पूछेगा नहीं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन भाई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में हमने इतनी सारी जो बातें करी हैं, जैसे कि कौन सा एलिमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, किससे नहीं होगा, इसकी रिएक्शंस पढ़नी है हमें बहुत सारी। तो अब मुझे लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तुम्हें याद करनी है। कितने एलिमेंट्स याद करने हैं, सिर्फ ये सारे जो मैंने तुम्हें लिखवाए, लिखबा, काना, मगबेल, मंजन, कर्फी, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। फिर क्या आ जाएंगे हमारे, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यहाँ इस सीरीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके एक आधे, कैसे कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे एनोड पे निकालेंगे, और कैसे हमारी रिएक्शन यहाँ से होगी। लेकिन तब तक के लिए भाई आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स समझने की ज़रूरत है, और मेरे को लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे नहीं जाते। बहुत से बहुत क्या करेंगे, इनको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। इनके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखना थोड़ा सा एक बार ट्रिकी है, उसके बाद फटाफट से सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।